जब पूरा शहर जॉम्बी वायरस से तबाह हो चुका था, तब एक फैमिली इन खतरनाक जॉम्बीज से बचने के लिए गांव की ओर चला जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां भी उनके लिए एक नया खतरा इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है। इस फैमिली में फ्रांसिस और आयरिस पति पत्नी हैं और उनके साथ उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा जोशुआ और छोटा बेटा लुकास। वे सभी एक कार में बैठकर गांव की ओर जा रहे हैं। वह यह डिसाइड करना चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। फ्रांसिस घर की जांच करने का फैसला करता है और एक औजार हाथ में लेकर हर कमरे की जांच करता है। एक कमरे में उसे अपने पिता का शव मिलता है। उसके पिता ने संक्रमण के कारण जॉम्बी बनने से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। फ्रांसिस उनके पास से बंदूक और घड़ी उठाता है और भारी मन से वहां से बाहर निकलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह अपनी माँ को देखता है जो अब जॉम्बी बन चुकी है और घर में घूम रही है। जैसे ही वह अपने बेटे की ओर बढ़ती है, उसका शरीर बीच से टूटकर गिर जाता है। वह अपने हाथों के सहारे घसीटकर फ्रांसिस तक पहुंचने की कोशिश करती है। फ्रांसिस को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है। उस दोपहर फ्रांसिस अपने माता पिता के शवों को खेत में दफनाता है। अपने माता पिता को खोने के गम के बावजूद वह तय करता है कि उसका परिवार इस फार्म पर रहेगा। यह जगह सबसे से दूर है और सुरक्षित है। फार्म के कुएं से उन्हें पीने का पानी मिलता रहेगा और वे अपनी जरूरत का खाना उगा सकते हैं। आयरिस, फ्रांसिस की पत्नी, परिवार को संभालने की कोशिश करती है। इस बीच फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुकास को आयरिस के पास छोड़कर अपने बड़े बेटे जोश को गोदाम तक ले जाता है। वह यह देखना चाहता है कि वहां कुछ काम का सामान है या नहीं। फ्रांसिस को याद है कि मिस्टर ऑर्ले, जो उसके पिता के साथ खेती में मदद करते थे, उसी गोदाम में रहते थे। वह ऑर्ले को आवाज लगाते हुए गोदाम की तलाशी लेता है। जोश को वहां रस्सी से लटकता हुआ मिस्टर ऑर्ले का शव दिखाई देता है। यह देखकर वह डर जाता है, लेकिन फ्रांसिस उसे कहता है कि ऑर्ले की पैंट से चाबियों का गुच्छा लेकर आए। जोश डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चाबियां निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह चाबियां खींचता है, ऑर्ले का शव उस पर गिर जाता है। जोश घबराकर तुरंत खड़ा हो जाता है। फ्रांसिस अपने बेटे की इस डर से निराश हो जाता है। घर लौटने पर आयरिस फ्रांसिस को बताती है कि उसने एक कमरे में एक पावर जनरेटर देखा है। वह कमरा जेल जैसा लगता है। जब फ्रांसिस उस कमरे में जाता है तो वहां का माहौल देखकर उसे घबराहट होने लगती है। आयरिस उसे संभालती है और कमरे से बाहर ले आती है। आयरिस समझ जाती है कि फार्म का अतीत फ्रांसिस के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल रहा है। एक रात खाने के दौरान जोश गोदाम से मिले रेडियो को चालू करने की कोशिश करता है ताकि दुनिया की खबरें सुन सके, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। आयरिस चिंतित होती है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनके पास जल्द ही खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आखिरी खबरों के अनुसार बचे हुए लोगों को उत्तर की ओर जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस मानता है कि उसका परिवार फार्म पर ज्यादा सुरक्षित रहेगा, भले ही उसने अपने माता पिता के साथ क्या हुआ देखा हो। जोश बताता है कि एलिस और उसका परिवार पहाड़ों पर चला गया है। यह सुनकर फ्रांसिस उसे डांटता है और कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फार्म नहीं छोड़ेगा। उसी रात जोश एलिस को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल पर भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। इस बीच आयरिस अपने पति को जोश के साथ उसके व्यवहार के लिए डांटती है और याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह जोश के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अगली सुबह फ्रांसिस एक बुरे सपने से जागता है। सपने में उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देती हैं, जब उसके पिता उसे सजा के तौर पर बेसमेंट में बंद कर देते थे। इसके अलावा वह आयरिस से भी नाराज है क्योंकि उसने सालों पहले एक अफेयर किया था और जोश उसी का नतीजा है। जोश को यह पता नहीं है कि वह फ्रांसिस का असली बेटा नहीं है, लेकिन वह महसूस करता है कि उसके पिता उससे अलग व्यवहार करते हैं, जबकि लुकास को ज्यादा प्यार करते हैं। आयरिस अपने पति को आखिरकार फार्म छोड़कर पहाड़ों की ओर चलने के लिए मना लेती है। रास्ते में जोश बताता है कि उसके अंकल डिएगो ने भी उसकी माँ से पहाड़ों की ओर जाने को कहा था। यह सुनकर फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं और एक बाढ़ पाते हैं। अंधेरा होने लगा था तो फ्रांसिस वापस लौटने का सुझाव देता है, लेकिन आयरिस वैन से उतरकर बाढ़ काटने लगती है। तभी एक जॉम्बी सोल्जर अचानक उसके सामने आ जाता है। फ्रांसिस तुरंत वैन से उतरता है और आयरिस उसकी ओर दौड़ती है। फ्रांसिस उसे झुकने का आदेश देता है और जॉम्बी को गोली मार देता है। जल्द ही एक और जॉम्बी सामने आता है जिसे वह मार गिराता है, लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर और जॉम्बी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वे वैन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को खतरे में देख फ्रांसिस जॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलाता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह एक ग्रेनेड उठाता है जो सोल्जर की लाश के पास पड़ा था। फ्रांसिस ग्रेनेड फेंकता है और एक झटके में सभी जॉम्बियों का सफाया कर देता है। इसके बाद वह अपने परिवार से मिलता है और वे सब फार्म लौट जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। 2 हफ्ते बाद फ्रांसिस वैन लेने के लिए पुल पर वापस जाता है
और पाता है कि वह अभी भी चल रही है। लेकिन वह परिवार को फार्म पर रोकने के लिए झूठ बोलता है कि वैन खराब हो गई है। उस दिन फ्रांसिस जनरेटर ठीक करता है और उनके घर में फिर से बिजली आ जाती है। परिवार एयर कंडीशनिंग और संगीत का आनंद लेता है। बच्चों के साथ डांस करने के बाद फ्रांसिस अपनी शादी की रिकॉर्डिंग देखने के लिए टीवी चालू करता है, लेकिन आयरिस उसके साथ बैठने की बजाय अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी पत्नी से माफी मांगता है। वह चाहता है कि वे अपनी शादी को दोबारा बनाएं और एक खुशहाल परिवार के रूप में आगे बढ़े। आयरिस उसकी ईमानदारी देखकर सहमत हो जाती है। जब परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा होता है, फ्रांसिस चिकन कॉप में अंडे लेने जाता है। वहां उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है। जब वह उसे भगाने की कोशिश करता है तो कुत्ता उसे काट लेता है। आयरिस, जो एक नर्स है, फ्रांसिस के हाथ की पट्टी करती है और उसे अस्पताल जाकर रेबीज का टीका लगवाने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस मना कर देता है। उसी वक्त दोनों पति पत्नी एक अजीब आवाज सुनते हैं, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। जोश रेडियो पर सिग्नल पाने की कोशिश कर रहा था और उसे किसी कैंपसाइट के बारे में बात करते हुए किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन फ्रांसिस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह मानता था कि परिवार के लिए सबसे सही फैसला यही है कि वे फार्म पर ही रहें। उस दोपहर जोश बार बार कहता रहा कि उसने रेडियो पर कुछ महत्वपूर्ण सुना और उसने अपने पिता को उन लोगों को खोजने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद से गुस्से में आकर फ्रांसिस कहता है कि बाहर जाने से पहले जोश को अपनी रक्षा करना सीखना होगा। इसलिए फ्रांसिस उसे गन्ने के खेत में ले गया और उसे एक पिस्तौल देकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवाई। जोश एक बोतल पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार चूक जाता है। फ्रांसिस इस बात से नाराज होकर उसे डांटने लगता है। गोली चलने की आवाज सुनकर आयरिस वहां पहुंचती है और अपने पति को डांटती है, क्योंकि वह जोश को बेइज्जत कर रहा था। डरे हुए जोश ने आखिरकार रोते रोते बोतल पर निशाना लगा दिया। कुछ ही मिनटों में परिवार को एहसास हुआ कि गोली चलने की आवाज से जॉम्बियों का झुंड उनकी ओर आ रहा है। फ्रांसिस ने लुकास को अपनी गोद में उठाया और सबको घर भागने को कहा, लेकिन जॉम्बी उनका पीछा करते रहे। घर पहुंचने के बाद परिवार ने मुख्य दरवाजे को मजबूत किया और बालकनी पर छिप गए। अंधेरा होने लगा था और जब फ्रांसिस ने बालकनी से बाहर झांक कर देखा तो वह डर गया। वहां दर्जनों जॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसका ड्राइवर जॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए हॉर्न बजाने लगता है। जॉम्बी घर छोड़कर गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। सुबह जब फ्रांसिस घर के नुकसान का जायजा लेने गया तो उसने देखा कि चिकन कॉप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फार्म से कुछ ही दूरी पर उसने अपनी भाई डिएगो की गाड़ी देखी। डिएगो ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने माता पिता की खबर लेने के लिए फार्म पर लौटने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी इन्फेक्टेड पाया। डिएगो ने पास्ट की गलतियों के लिए माफी मांगी और फ्रांसिस से सुलह करने की कोशिश की। उसने यह भी बताया कि उसे डेल्टा कैंप का रास्ता पता है, जहां जीवित लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन फ्रांसिस ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया और उसे जाने को कहा। डिएगो ने जाते जाते एक नक्शा फ्रांसिस को दिया और कहा कि अगर वह कभी अपना मन बदले तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। उस दिन फ्रांसिस ने घर की खिड़कियों को लकड़ी की तख्तियों से ढक दिया ताकि कोई और हमला ना हो सके। लुकास घर के चारों ओर मच्छरों का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच गया, जहां उसने खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी देखा और डर गया। आयरिस ने उसे दिलासा दिया और बताया कि ये जीव कमजोर हो रहे हैं। अगर इन्हें इंसानी मांस नहीं मिला तो वे धीरे धीरे मर जाएंगे। गन्ने के खेत में फ्रांसिस ने उस जॉम्बी को ढूंढा और अपने वेपन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून से सने कपड़ों के साथ वह घर लौटा और अपने परिवार को बताया कि वह जॉम्बी ने उस पर हमला किया। सिर देखकर जोश और लुकास डर गए और भागकर घर में चले गए। आयरिस ने फ्रांसिस को डांटा क्योंकि वह बच्चों को डरा रहा था। उसने महसूस किया कि फ्रांसिस जानबूझकर अपने परिवार को डराना चाहता है ताकि वे फार्म छोड़ने का विचार भी न करें। हफ्तों बाद साल के अंत में फ्रांसिस ने अपने परिवार के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। उसने क्रिसमस ट्री लगाया और पूरे घर को सजावट से सजा दिया। जब बच्चों ने यह देखा तो वे उत्साहित हो गए और घर में खुशी का माहौल छा गया। डिनर के दौरान उस रात फ्रांसिस ने बच्चों से पूछा कि वे सांता क्लॉज से क्या उपहार चाहते हैं। लुकास ने कहा कि वह एक साइकिल चाहता है, लेकिन जोश की मांग ने सभी को चौंका दिया। उसने कहा कि वह अपने पिता के कमरे में छिपाया हुआ नक्शा चाहता है। आयरिस ने जब यह सुना तो उसने फ्रांसिस से पूछा कि जोश किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फ्रांसिस ने तुरंत इसे नकार दिया। इसके बजाय उसने अपना क्रिसमस विश जाहिर किया और कहा कि वह चाहता है कि उनके परिवार में एक और बच्चा हो। आयरिस ने इस पर मना कर दिया और कहा कि वह ऐसे बर्बाद दुनिया में बच्चे को जन्म नहीं देगी। उसने फ्रांसिस से अपना सबसे बड़ा ख्वाब भी जाहिर किया कि वह इस फार्म से निकलना चाहती है। फ्रांसिस ने बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए कहा कि जॉम्बी संकट के आने से पहले आयरिस उन्हें छोड़कर भागने की योजना बना रही थी। ये सुनकर बच्चे अपनी मां से नाराज हो गए। रोते हुए आयरिस ने सच बताया कि वह फ्रांसिस के साथ रहकर बहुत दुखी थी,
और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। जब आयरिस ने नक्शा मांगा तो फ्रांसिस ने उसे जला दिया। यह देखकर आयरिस गुस्से में आ गई और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उसी रात उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। जोश ने अपने पिता का सामना किया और उसे दरवाजे को बंद करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस को लगा कि परिवार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। गुस्से में उसने जोश पर हमला कर दिया। आयरिस ने किसी तरह अपने बेटे को बचाया। तभी एक सैनिक कोरकर दरवाजे पर आया और मदद की गुहार लगाने लगा। फ्रांसिस ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन जोश ने सैनिक को अंदर आने दिया। कोरकर ने बताया कि डेल्टा कैंप जिंदा बचे लोगों के लिए सुरक्षित है। उसने यह भी कहा कि रास्ते में उसने एक आदमी से मदद ली जिसने उसे इस फार्म तक पहुंचाया। यह सुनकर आयरिस को पता चला कि डिएगो अभी भी जिंदा है और फ्रांसिस ने झूठ बोला था। आखिरकार फ्रांसिस ने कोरकर को बेसमेंट में बंद कर दिया। सुबह जोश ने अपनी मां को अलविदा कहा और कहा कि वह डिएगो को ढूंढने जाएगा। उसने यह भी बताया कि उसे पता चल गया है कि फ्रांसिस उसका असली पिता नहीं है। जब फ्रांसिस को जोश के भागने की खबर मिली तो उसने कोरकर को हथौड़े से मारकर मार डाला। आयरिस ने लुकास को बचाने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस ने उसे घायल कर दिया और उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। अब वह अपने बेटे और पत्नी को अंधेरे में कैद करके रखता है। फ्रांसिस ने जंगली कुत्ते को मार डाला जो पहले उसे काट चुका था और उसका मांस पकाकर अपनी पत्नी और बेटे को खाने के लिए दिया। यह दृश्य भयानक हो चुका था, जहां फ्रांसिस अपने परिवार को बंदी बनाकर उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी हो गया था। हालांकि आयरिस और लुकास भूखे थे। उन्होंने फ्रांसिस द्वारा दिए गए खाने को खाने से इनकार कर दिया। गुस्से में फ्रांसिस ने खाना जमीन पर फेंक दिया। इस बीच आयरिस ने इस मौके का फायदा उठाकर उस चाकू को छुपा लिया जिससे फ्रांसिस मांस काट रहा था। फिर उसने फ्रांसिस को समझाने की कोशिश की वह उन्हें जाने दे और वादा किया कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। हालांकि फ्रांसिस को पता था कि आयरिस सच नहीं बोल रही है। उसने चाकू उठाया और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही फ्रांसिस ने दरवाजा बंद किया, आयरिस ने खिड़की से लकड़ी की पट्टियां हटाने के लिए एक क्रोबार का इस्तेमाल किया, लेकिन वह गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद लुकास ने उसे उठाया। दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई। लुकास ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिंतित फ्रांसिस बेसमेंट में आया, लेकिन जैसे ही वह झुका, आयरिस ने उसके पीठ में एक धातु की वस्तु से वार कर दिया। आयरिस और लुकास वहां से भाग निकले और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। फ्रांसिस ने गुस्से में गोली चलानी शुरू की, लेकिन वह उन्हें नहीं रोक पाया। भागने की कोशिश में आयरिस ने कुछ सामान और एक वेपन उठा लिया। जैसे ही उन्होंने घर से बाहर कदम रखा, उन्होंने डिएगो को देखा जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। डर के मारे वे वापस घर लौट आए, लेकिन डिएगो ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। आयरिस ने अपनी और लुकास की जान बचाने के लिए सामान का इस्तेमाल किया। लुकास ने टॉर्च से ज़ॉम्बी पर हमला किया, जिससे डिएगो ने उसे छोड़ दिया और लुकास का पीछा करने लगा। तभी फ्रांसिस ने दरवाजा तोड़ा और डिएगो पर हमला किया। डिएगो को मारने के बाद फ्रांसिस ने आयरिस को घर में ज़ॉम्बी लाने के लिए डांटा। तभी लुकास ने अपनी बांह पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाया। आयरिस को समझ आ गया कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो लुकास भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। आयरिस ने वेपन से लुकास की बांह काटने का फैसला किया। उसने बेटे को एनेस्थेटिक दिया, वेपन को स्टरलाइज किया और उसके मुंह में कपड़ा डालकर दर्द को सहने की तैयारी की। भयंकर दर्द के बावजूद उसने लुकास की जान बचाने के लिए उसका हाथ काट दिया। लुकास को बचाने के लिए आयरिस ने फ्रांसिस से मदद मांगी ताकि वह लुकास को अस्पताल ले जा सके। फ्रांसिस वैन लेने के लिए पुल की ओर भागा। रास्ते में उसने जोश को देखा, जो अपने खून से सने पागल पिता को देखकर डर गया। जोश ने गन तान ली और फ्रांसिस को नजदीक आने से मना किया, लेकिन फ्रांसिस ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ा। घबराकर जोश ने गोली चला दी, जो फ्रांसिस के सीने में लगी। फ्रांसिस जमीन पर गिर पड़ा। जोश को अपनी हरकत पर पछतावा हुआ और उसने अपने पिता की मदद करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस की मौत हो गई। अपने पिता को खोने के बाद जोश खेत की ओर लौटने का फैसला करता है और अपनी माँ और भाई से मिलने के लिए वैन में बैठ जाता है। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।